सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी में आज हम लोग देखने वाले हैं अयोगवा व अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। तो इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसी से आगे का यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पहला वीडियो था वर्ण एवं ध्वनि की, उसको आप जरूर देखिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए अयोगवा व अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। तो इस प्रकार जो है 4 प्रकार के भेद होते हैं स्वर के अयोगवा या अनुनासिकता के आधार पर। अयोगवा का मतलब क्या होता है आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जिसमें अम या आह की मात्रा हो उस वर्ण को कहा जाता है अयोगवाह। और अनुनासिकता कहने का मतलब यह है जहां पर जब हम किसी वर्ण की उच्चारण करते हैं या फिर हमारे नाक या मुख से ध्वनि निकलती है उसे कहा जाता है अनुनासिकता। तो इसके आधार पर है 4 भेद। पहला है अनुनासिक, जिसमें आप चंद्र बिंदु देख सकते हैं। जहां पर चंद्र बिंदु होगा वहां पर अनुनासिक स्वर होगा। दूसरा अनुस्वर, तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी बिंदी है ऊपर। फिर है विसर्ग, जहां पर विसर्ग रहेगा वो विसर्ग स्वर। और चौथा है नुनासिक स्वर, तो ये जो है वो मौलिक स्वर है जिसमें सिर्फ मुंह से हवा बाहर निकलती है, नाक से नहीं। चलिए डिटेल में समझते हैं इन चारों को। अनुनासिक स्वर की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप चंद्रबिंदी। जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे कहा जाता है अनुनासिक स्वर। सरल से शब्दों में, जिस ध्वनि के उच्चारण में जब हवा जो है हमारे शरीर से जो हवा जो है नाक और मुख से निकलती है उसे कहा जाता है अनुनासिक स्वर। जैसे कि जब आप गांव शब्द बोलेंगे तब यहाँ पर नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर आ रही है। दांत शब्द बोलेंगे तो भी हवा जो है मुंह और नाक दोनों से निकल रहा है। तो इसका मतलब है जहां पर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है ऐसे शब्दों को जब हम बोलते हैं वो अनुनासिक स्वर होता है। क्या होता है? तो अनुनासिक स्वर होता है। सिंपल है ये। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अनुस्वार, तो देखिए यहाँ पर जहां पर अम की मात्रा होगी उसे कहा जाता है अनुस्वार। देखते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकले। तो अम का मात्रा रहेगा जहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं अंगूर हो गया, अंगद हो गया, कंकन हो गया। तो ऐसे केस में हवा जो है नाक से निकलती है तो इसे कहा जाता है अनुस्वार। तीसरा विसर्ग, तो जहां पर विसर्ग की मात्रा लगा हो वो विसर्ग स्वर हो जाएगा। देख लीजिए, जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कि मना कामना, पया पान, अतः, ये सभी क्या है? विसर्ग स्वर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा है निर्नुनासिक स्वर। देखिए ये सभी जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। किसे अनुस्वर कहा जाता है, किसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है, किसे निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। इसमें देखिए केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरुनुनासिक स्वर कहते हैं। इसमें जो है सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है। ऊपर हमने देखा अनुस्वार जो है उसमें सिर्फ नाक से हवा बाहर निकल रहा था और अनुनासिक स्वर में मुंह तथा नाक दोनों से हवा बाहर आ रहा था। इसमें देखिए इसके उदाहरण है इधर
उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। ऐसे शब्दों को जब बोला जाता है तब सिर्फ मुंह से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसे कहा जाता है निर्नुनासिक स्वर, क्योंकि यहाँ पर नाक से हवा बाहर नहीं आ रही। तो चारों को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ऊपर जो है हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया, स्वर का जो पार्ट था उसको पढ़ लिया। अब यहाँ से हम लोग व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो देखिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलना है तो उसके लिए स्वर की सहायता लेना होगा, उसे कहते हैं व्यंजन। सरल शब्दों में उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि क, ख, ग, च, ये सभी जो है ये आपके व्यंजन हैं। इसमें देखिए ख है तो इसमें ख और अ मिला हुआ है। यहाँ पे शब्द दिया गया है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो अ जो है स्वर है और इस वर्ण को, ख को बोलने के लिए यहाँ पर अ का सहायता लिया जा रहा है। तो ख और अ को मिलाकर ख बन गया यहाँ पर। तो ये हुआ आपका व्यंजन। और यहाँ पर हर शब्दों में क्या है, स्वर की सहायता लिया जा रहा है। तो क में भी यहाँ पर अ जुड़ जाएगा, आधा का हो जाएगा, और अ तो यहाँ पे क हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए प में प और अ को जोड़ा जा रहा है तो प बन रहा है। तो ये क्या है, आपका व्यंजन है जहां पर स्वर की सहायता लिया जा रहा। देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। क से ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। तो स्वर वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इसको मैंने आपको स्वर जब पढ़ाया था तब बताया था। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं। और आपके हिंदी वर्णमाला में क से लेके ह तक कुल 33 व्यंजन हैं। तो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, किस प्रकार है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं मुख्यतः। लेकिन इसके अलावा संयुक्त व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन भी होता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में। पहला स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ को स्पर्श करता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सिंपल सा है, अगर आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं उस समय जीभ जो है मुंह के किसी भी हिस्से को टच करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया है जैसे कि ऊपरी का बाहरी हिस्सा है, सामान्य हम सभी जानते हैं होंठ होता है ऊपर और नीचे, उसके पीछे होता है दांत, ये सामान्य चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होगा। यहाँ पर नाक है और नाक के नीचे जो मुंह के अंदर देखिए यहाँ पर जीभ है, जीभ के ऊपर और नाक के नीचे जो ऊपरी वाला भाग है देखिए ये है मूर्धा और इसके पीछे का भाग है तालु। मूर्धा और तालु किसे कहा जाता है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप इसको देख सकते हैं। तो दांत के थोड़ा पीछे जो भाग है उसे कहा जाता है मूर्धा और उसके और पीछे के भाग को कहा जाता है तालु। ऊपर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आ गया कि अगर आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं
तो अगर जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग को टच करता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन जो है 25 व्यंजन होते हैं। 25 प्रकार के व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। तो क वर्ग, क का जो वर्ग है क ख ग घ अंगा, तो ये जो है कंठ से स्पर्श करते हैं, इसे कहा जाता है क वर्ग। इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है कंठ के द्वारा। फिर है च वर्ग, च छ झ झ, तो इसका जो है तालु की स्पर्श से उच्चारण होता है। तालु आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, और इसका आप उच्चारण कर कर भी देखिए। जैसे कि च का उच्चारण करते हैं च, तो जहां पर जीभ टच हो रहा है, जहां पर जीभ टच होगा उसे कहा जाता है तालु। ट वर्ग की बात करें तो ट ठ ड ढ, ये सभी क्या है तो ट वर्ग के शब्द है जो कि मूर्धा को स्पर्श करते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो मूर्धा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ट बोल रहे हैं तो एक बार उच्चारण करके देखिए। अगर आप ट बोलेंगे तो ट बोलने पर जहां पर आपका जीभ टच कर रहा है तो उस जगह को कहा जाता है मूर्धा। ऊपर देखिए, त वर्ग की बात करें तो दांतों को स्पर्श करते हैं, और प वर्ग की बात करें तो होठों को स्पर्श करते हैं। देखिए इसका मैं शॉर्ट फॉर्म भी बताया था आपको याद करने का, जैसे कि क च ट तप, तो कचट तप आपका पहला अक्षर हो गया इसका, तो कचट तप करके आपको याद रखना है। और यहाँ से आपको पूरा अ से लेकर ज्ञ तक याद होना चाहिए। अ अनार से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक आपको याद होना चाहिए जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये जो वर्ग है आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अंतःस्थ व्यंजन, दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है भीतर, मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मुंह के अंदर की। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो जब किसी भी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो उसका उच्चारण जो है वो मुंह के भीतर हो तो उसे कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। देखिए आप यहाँ पे उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, इसकी खास बात है। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। शब्दों को ध्यान दीजिए, पूर्ण स्पर्श नहीं होता कहीं पर भी। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन या फिर अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर या अंतःस्थ व्यंजन, अगर कोई भी शब्द दिया जाए तो आपको समझ जाना है य, र, ल, व, ये है आपका अंतःस्थ व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्म। तो जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं और हवा जो है मुंह से बाहर निकलता है, उस समय जो गर्मी पैदा होता है उसे कहा जाता है उष्म या संघर्षी व्यंजन। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे तो उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। साथ ही दूसरे शब्दों में देखिए, उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। ये 4 प्रकार के हैं, इसे आप देख सकते हैं, स, स, स और ह। तो इसे कहा जाता है उष्म व्यंजन। तो ये भी आपके 4 होते हैं। ऊपर देखे हमने अंतःस्थ व्यंजन, ये भी आपके 4 होते हैं, और 25 होता है आपका स्पर्श व्यंजन। तो टोटल 33 व्यंजन होते हैं व्यंजन के प्रकार के अंदर। बाकी उसके अलावा संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन भी होता है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। कहाँ पर किस प्रकार का उच्चारण होता है व्यंजन का, उसका वर्गीकरण यहाँ पे बताया गया है। इसको आपको सिंपल से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तब जो हवा जो है मुंह के अंदर अलग अलग भागों से टकराती है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि किस शब्द के उच्चारण करने पर हवा जो है कहाँ से टकराती है। तो देखते हैं। तो पहला है कंठ। तो गले से या फिर कंठ से क ख ग घ ङ इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तालु या फिर तालव्य दोनों एक ही है। मूर्धा या मूर्धन्य ये भी एक ही है। तो कठोर तालु से कहा जाता है तब च छ ज झ ये सभी वर्ण का उच्चारण किया जाता है। अगर मूर्धन्य की बात करें तो कठोर तालु के अगले भाग से जब उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ट ठ ड ढ है, उसका उच्चारण किया जाता है, वो होता है मूर्धन्य। दांत से त थ द ध न ये दांत से उच्चारण है। इंपॉर्टेंट है वत्सर्य से, मतलब दांतों के मूल से। तो जैसे कि स है, ज है, र है और ल है, इसे वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिए। महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे 3 व्यंजन महत्वपूर्ण है। ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठतालु और चौथा है दंठोष्ठ्य। ये 4 जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो प फ ब भ म दोनों होठों से बोला जाता है। इन वर्णों को ओष्ठ्य व्यंजन है। दंतोष्ठ्य व्यंजन जो है निचले ओठ और ऊपरी दांतों से बोला जाता है। व और फ। स्वर यंत्र से ह का उच्चारण किया जाता है। और कंठोष्ठ्य की बात करें तो इसमें कंठ और ओठ शामिल होते हैं, जिसमें ओ और औ वर्ण का उच्चारण किया जाता है। कंठ तालु की बात करें तो कंठ और तालु से उच्चारण किया जाता है ए और ए की। तो ये जो है आपको सिंपल से याद करना है और साथ में उच्चारण भी करना है, ताकि आपको सही ज्ञान हो पाए कि किस वर्ण को जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो किसका किसका प्रयोग हो रहा है। तो सभी को आपको याद करना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सारी चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इससे पहले का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।